हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी बसीन। आज हम एक बहुत दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका की हेडिंग है ह्यूमन कैरियोटाइप। ठीक है, ह्यूमन कैरियोटाइप एक बहुत ही इंटरेस्ट रिवीलिंग टॉपिक है क्योंकि ये हमें हमारे क्रोमोसोम्स के बारे में मतलब उनके पूरे किस तरह से हमारे क्रोमोसोम्स अरेंज किए जाते हैं या किस तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हम कैसे उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये टॉपिक बताता है। ठीक है, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैरियोटाइप क्या है। ऑल स्पीशीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स टू कैरी देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हमें अच्छे से पता है कि जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर सभी के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में आपको बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए में जीन होता है। तो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं और ये क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने के लिए। जो क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन होता है हर स्पीशीज़ का, The chromosomal composition of each species has a number of characteristics। ठीक है, सभी क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन हर स्पीशीज़ का अलग अलग रहता है और उसके अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द कैरियोटाइप इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफाइंस एंड डिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम। और कैरियोटाइप हम किस चीज़ को कह सकते हैं? एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को कह सकते हैं जो कि आइडेंटिफाई करेगा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम को और उसको डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करके उसका पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे सकता है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर डिस्क्राइब्ड बाय कैरियोटाइप। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कैरियोटाइप से डिस्क्राइब होती है वो देखते हैं। सबसे पहले कैरियोटाइप के थ्रू हम क्रोमोसोम नंबर डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन साइज, डिफरेंट क्रोमोसोम का साइज डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन पोजीशन सेंट्रोमियर की कहाँ है क्रोमोसोम में और लेंथ कितनी है क्रोमोसोमल आर्म की, ये डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, उसके दो आर्म्स होते हैं। तो हम इसमें इसकी जो आर्म्स की लेंथ होती है वो भी ये कैरियोटाइपिंग से हम पता लगा सकते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और सैटेलाइट, ये भी क्रोमोसोम के पार्ट होते हैं। तो इनकी प्रेजेंस कहाँ है, कैसी है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या सैटेलाइट प्रेजेंट है नहीं है, ये पूरा हम इससे बता सकते हैं। देन कैरियोटाइपिंग से हम बेंडिंग पैटर्न भी क्रोमोसोम का बता सकते हैं कि बेंडिंग पैटर्न, जैसे बेंडिंग पैटर्न एक अलग टॉपिक में आपको बताया जा सकता है, जैसे जिसमें अलग अलग तरीके के स्ट्रेन्स क्रोमोसोम लेते हैं। क्यू बेंडिंग होती है, आर बेंडिंग होती है, सी बेंडिंग होती है। ठीक है, ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए कैरियोटाइपिंग से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम किस तरीके की बेंडिंग पैटर्न को शो करेगा। देन सेक्स क्रोमोसोम के फीचर्स बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप एक तरह से एप्लीकेशन भी कैरियोटाइपिंग की से मान सकते हैं कि एप्लीकेशन से क्या क्या फ़ायदे हैं। हम क्रोमोसोम नंबर पता लगा सकते हैं, हम रिलेटिव साइज डिफरेंट क्रोमोसोम का पता लगा सकते हैं, और पोजीशन सेंट्रोमियर की और क्रोमोसोमल आर्म की लेंथ पता लगा सकते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की पोजीशन और सैटेलाइट की पोजीशन पता लगा सकते हैं, बेंडिंग पैटर्न क्रोमोसोम का पता लगा सकते हैं और सेक्स क्रोमोसोम का फीचर पता लगा सकते हैं। तो ये सब पता लगाना एक प्रकार की एप्लीकेशन है। और इसके अलावा ये सब पता लगाना क्यों ज़रूरी है? अल्टीमेटली देखिए, इन सब का नॉलेज होगा तभी हम किसी भी क्रोमोसोम में या किसी भी जेनेटिक डिजीज़ के जड़ तक पहुंच पाएंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर ऊपर नीचे हो जाए या उसके स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ जाए, वो भी बहुत सारे डिजीज़ेस को कॉज करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी किसी टॉपिक में बताया था कि अगर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो बढ़ जाए तो वो जितने भी ये सिंड्रोम है, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम है, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की प्रेजेंस से होता है। टर्नर सिंड्रोम है, वो मतलब क्रोमोसोम की कमी से होता है ना। तो इस तरह से जो भी, जब तक हमें ये पूरे क्रोमोसोम के नंबर की, उसकी लोकेशन की नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम उससे जुड़े हुए डिजीज़ेस को ट्रेस नहीं कर सकते। तो कैरियोटाइपिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि वो कहीं ना कहीं हमें पर्टिकुलर क्रोमोसोम से होने वाले डिजीज़ तक पहुंचाती है और किस तरह से ये डिजीज़ ट्रीट किए जाए, इनका भी कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाती है। देन एग्जैक्टली अगर हम देखें तो व्हाट इज़ कैरियोटाइपिंग? द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ कैरियोटाइप इज़ नोन एज कैरियोटाइपिंग। ठीक है, कैरियोटाइप
कैरियोटाइप बनाने के प्रोसेस को कैरियोटाइपिंग कहते हैं। और कैरियोटाइपिंग मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक है क्लिनिकल डायग्नोसिस और क्लिनिकल जेनेटिक्स में, ठीक है। और कैरियोटाइपिंग होती क्या है ये भी अगर हम समझें तो कैरियोटाइपिंग एक तरह से क्रोमोसोम्स को अरेंज करना है। पर्टिकुलर कैरियोटाइप क्या है, एक सेट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम को डिफाइन करता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने वाला जो टर्म है उसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। और कैरियोटाइप करने की प्रोसेस को हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं। और आगे हम देखेंगे कि ये क्रोमोसोम्स जब शेप साइज़ के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं तो जो डायग्राम हमें मिलता है, जो पिक्चर हमें मिलती है, उसको हम आइडियोग्राम कहते हैं। वो हम आगे ज़रा बात करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि कैरियोटाइपिंग मोस्ट कॉमन टेक्निक है जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में और क्लिनिकल जेनेटिक्स में इस्तेमाल की जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरियोटाइपिंग किस स्टेज पे की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा भी जाता है कैरियोटाइपिंग जो है वो मेटाफेज स्टेज, जो हमारे माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज होती है, सेकंड स्टेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज, तो जो मेटाफेज स्टेज होती है उसके ऊपर क्रोमोसोम की कैरियोटाइपिंग की जाती है। क्योंकि ये स्टेज जो है इस समय क्रोमोसोम्स इक्वेटर के ऊपर अलाइंड होते हैं और क्रोमोसोम्स को स्टडी करने के लिए ये बेस्ट फेज मानी जाती है। क्योंकि इस समय क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी मैक्सिमम कंडेंस्ड पोजीशन पे होते हैं, उनकी थिकनेस जो है इस समय मैक्सिमम होती है। एंड दे आर विजिबल थ्रू एन ऑर्डिनरी लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप, और एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी आप क्रोमोसोम को देख सकते हैं। फॉर क्लिनिकल कैरियोटाइपिंग दी सैम्पल मेथड्स यूज में भी सेल्स फ्रॉम बायोप्सी। और क्लिनिकल कैरियोटाइपिंग यदि आप कर रहे हैं किसी डिजीज कंडीशन को देखने के लिए, तो आप इसमें जो भी जैसे कैंसर की अगर आप स्टडी करें तो बायोप्सी वाले जो सेल्स हैं उनको आप ले सकते हैं, बोन मैरो सेल्स को ले सकते हैं, ब्लड सेल्स को ले सकते हैं, या यदि फीटस में एम्ब्रियो में स्टडी कर रहे हैं तो एमनाइटिक फ्लूइड को ले सकते हैं, या फिर क्रोनिक विलाई के सेल्स को ले सकते हैं। इन सभी सैंपल से सेल्स कलेक्ट करके कैरियोटाइपिंग अच्छे से की जा सकती है। सैंपल्ड सेल्स को पहले कल्चर करेंगे आर्टिफिशियल मीडियम पे और सूटेबल ग्रोथ रेगुलेटर डालेंगे उसमें, ठीक है। पहले आपने सेल निकाले, आपको जहाँ से भी लेना है वहाँ से सेल लिया, देन उसको आप आर्टिफिशियल मीडियम पे कल्चर करेंगे, कैसे, सूटेबल ग्रोथ रेगुलेटर डाल के। और उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि माइटोटिक मेटाफेज फेज पे आप डिवीजन को अरेस्ट कराएं। और डिवीजन को अरेस्ट कराने के लिए एक बहुत ही कॉमन केमिकल यूज़ होता है जिसको हम कॉल्चिसिन कहते हैं, ठीक है। कॉल्चिसिन का इस्तेमाल किया जाता है सेल डिवीजन को अरेस्ट कराने में, ठीक है। ये मेटाफेज स्टेज पे सेल डिवीजन को अरेस्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होने देता। हम सबको अच्छे से ज्ञात है कि मेटाफेज स्टेज के ऊपर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल बनते हैं, और कॉल्चिसिन स्पिंडल नहीं बनने देता। इस वजह से वो सेल डिवीजन को अरेस्ट करने में सक्षम होता है। इन दी एब्सेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर द मेटाफेज स्टेज कैन नॉट प्रोसीड टू एनाफेज। और स्पिंडल फाइबर की एब्सेंस में जो मेटाफेज स्टेज है वो एनाफेज तक नहीं पहुंच पाती। देन दी सेल्स वर फिक्स्ड विद सूटेबल फिक्सेटिव। उसके बाद सेल्स को क्या सूटेबल फिक्सेटिव के साथ में फिक्स किया जाता है एंड ट्रीटेड विद स्पेसिफिक स्टेन। और स्पेसिफिक स्टेन से ट्रीट करके कैरेक्टरिस्टिक बेंडिंग पैटर्न क्रोमोसोम के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। यानी पहले सेल्स को फिक्स कर लिया, फिर उसके बाद सूटेबल फिक्सेटिव के साथ ट्रीट करने के बाद स्पेसिफिक स्टेन इस्तेमाल किया और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक बैंडिंग पैटर्न जो है वो आपको मिल जाएगा। बेंडिंग पैटर्न पे एक डिफरेंट वीडियो बता देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन सा बेंडिंग पैटर्न जो होता है वो किस किस तरीके का स्टेन यूज़ होता है और क्या एग्जिबिट होता है उससे, है ना। तो स्पेसिफिक स्टेनिंग या बेंडिंग टेक्निक जनरली अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि स्पेसिफिक स्टेनिंग की टेक्निक हो या बेंडिंग टेक्निक हो, इसका इस्तेमाल होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेल के अंदर जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको पहचानने के लिए किया जाता है। होमो मतलब सेम, जो सेम वाले क्रोमोसोम होते हैं, जो सेम सिमिलर पेयर होता है क्रोमोसोम का, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, सेल के अंदर होमोलोगस पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए बेंडिंग पैटर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर सेल्स आर देन ऑब्जर्व्ड थ्रू माइक्रोस्कोप एंड फोटोग्राफ्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर टेकन। इसके बाद सेल्स को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं और क्रोमोसोम की जो फोटोग्राफ्स हैं वो लेते हैं।
देन इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर कट आउट फ्रॉम द माइक्रोग्राफ। इसके बाद इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को हम सेपरेट कर लेते हैं माइक्रोग्राफ से, एंड दे आर लाइंड अप बाय देयर साइज। और इसके बाद इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के बाद उनको साइज वाइज लाइन अप कर देते हैं। ये शब्द जरूर याद रखिएगा, ये जो साइज वाइज हम क्रोमोसोम को कट करने के बाद लाइन करेंगे, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न जनरेट करेगा जिससे कि कैरियोग्राम का प्रिपरेशन होगा। यदि कैरियोग्राम क्या है पूछा जाए, आइडियोग्राम क्या है पूछा जाए, तो ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स का साइज वाइज अरेंजमेंट होता है ताकि एक स्पेसिफिक पैटर्न आ सके। उस साइज वाइज अरेंजमेंट को ही एक्चुअली हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं, ठीक है। और जो प्रोड्यूस होता है वो कैरियोग्राम कहलाता है। अ यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड पैटर्न इज यूज्ड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रिपरेशन ऑफ कैरियोग्राम। और जो कैरियोग्राम की प्रिपरेशन होती है उसमें एक यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड पैटर्न जो है वो यूज़ किया जाता है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड पैटर्न का मतलब ये है कि सिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक होगा। अब ये दोनों क्या होते हैं ये मैं आगे आपको समझाती हूँ। In a karyotype, the chromosomes of the organism are ordered in a series of decreasing size. अच्छा हाँ, कैरियोटाइप में सदैव डिक्रीजिंग साइज का मतलब है कि बड़े साइज वाला पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है। यानी कि जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम होगा वो सबसे पहले आएगा और जो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होगा वो कहाँ आएगा, सबसे आखिरी में आएगा, ठीक है। इन केस ऑफ ह्यूमन दी ऑटोसोम्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 22। ये हमें पता है ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। तो जो 22 ऑटोसोम्स होते हैं वो 1 से लेकर 22 तक नंबर किए जाते हैं। दे आर अरेंज्ड इन दी ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग साइज। और उनको कैसे अरेंज किया जाता है, डिक्रीजिंग साइज के ऑर्डर में। देन सेक्स क्रोमोसोम को अरेंज किया जाता है आफ्टर ऑटोसोम्स, यानी कि पहले ऑटोसोम्स को अरेंज किया जाता है, उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम्स को अरेंज किया जाता है। देन क्रोमोसोम्स इन दी कैरियोग्राम आर अलाइंड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन। और क्रोमोसोम्स जो है वो कैरियोग्राम में कैसे अलाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टली उनको अरेंज किया जाता है। ये देखिए आपको समझ में आएगा, ये ह्यूमन मेल का कैरियोटाइप है। सब साइज वाइज देखो अरेंज करे हुए दिख रहे हैं आपको क्रोमोसोम, यहाँ पे सब साइज वाइज अरेंज्ड है ना। इसके बाद जो ये सबसे छोटा आपका एक्स और वाई क्रोमोसोम है वो यहाँ पर लास्ट में किया, पहले ऑटोसोम्स किए हैं, उसके बाद जो है वो लास्ट के अंदर सेक्स क्रोमोसोम को अरेंज किया है, ठीक है। ये इसी प्रकार से फीमेल का है, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब इसके अंदर ये 1 से लेके पूरा आपको 22 ऑटोसोम्स दिखेंगे और फिर लास्ट में आपको दिखेगा एक्स क्रोमोसोम, है ना, 6 क्रोमोसोम्स। देन इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज डिपिक्टेड विद देयर शॉर्ट पी आर्म एट द टॉप एंड देयर लॉन्ग क्यू आर्म एट द बॉटम। जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स होते हैं उनका हमेशा जो शॉर्ट पी आर्म होता है वो ऊपर की तरफ होता है और जो उनका लॉन्ग क्यू आर्म होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। इसमें साइटोमेट्रिक इंडेक्स भी नोट किया जाता है। साइटोमेट्रिक इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट क्रोमोसोम। लॉन्ग और शॉर्ट क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है उसका रेशो साइटोमेट्रिक इंडेक्स कहलाता है और ये साइटोमेट्रिक इंडेक्स भी इसके अंदर नोट किया जाता है, ठीक है। देन वी कम टू आइडियोग्राम। आइडियोग्राम एक्चुअली क्या होता है, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है ना कैरियोटाइप का, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि मैंने क्रोमोसोम्स जैसे अरेंज कर दिए साइज के हिसाब से, तो जो एक पर्टिकुलर मेरे पास कैरियोग्राम आ गया। लेकिन ये जो कंप्लीट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा, इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी कैरियोटाइप के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को, उस पर्टिकुलर डायग्राम को हम आइडियोग्राम या कैरियोग्राम कह सकते हैं। मोर प्रिसाइसली बायोलॉजी की भाषा में हम उसे आइडियोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब इस सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस क्या है कैरियोटाइपिंग की, तो कैरियोटाइपिंग की इम्पॉर्टेंस जैसे आप सबसे पहले जान सकते हैं कि कैरियोटाइपिंग जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है। कंपेयर करने के लिए मतलब अगर मैंने ह्यूमन की कैरियोटाइपिंग करी तो ह्यूमन की क्रोमोसोम्स का साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, लोकेशन कैसा है, ये सब मुझे पता पड़ जाएगा। इसको मैं बेस बनाकर ह्यूमन के क्रोमोसोम को बैक्टीरिया के क्रोमोसोम की कैरियोटाइपिंग करके उससे कंपेयर कर सकती हूँ, फिर किसी और स्पीशीज़ की कर लूँ, तो उनके बीच में मुझे कंपैरिजन करने से मुझे इवोल्यूशनरी लिंक भी पता पड़ेगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी 2 स्पीशीज़ के बीच की रिलेशनशिप पता पड़ेगी, मुझे इंडिविजुअल्स के बीच का डिफरेंस पता पड़ेगा कि कहाँ अंतर है, क्यों अंतर है। और मैं इसे आगे और बढ़ाऊँ तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कैरियोटाइपिंग करके मैं क्रोमोसोम से होने वाली एबनॉर्मलिटी तक पहुँच सकती हूँ।
क्रोमोसोम से होने वाली एबनॉर्मलिटी पता पड़ जाए तो मैं आगे उसके डिजीज़ ट्रीटमेंट के लिए कुछ सोच सकती हूँ, है ना। तो इस तरह से सबसे पहले स्पीशीज़ के बीच का कंपैरिजन, कभी कभी क्या होता है कि जैसे माइक्रोब का कोई पर्टिकुलर पोर्शन कौन सा पैथोजेनिक है वो भी हम पता कर सकते हैं। यदि हमें पूरा एक क्रोमोसोमल स्टडी हो जाएगी, हम स्पीशीज़ को कंपेयर करेंगे तो वो आगे हमें पहुंचने में मदद करेगी, जीन तक जाने में हमें मदद करेगी, जो कि फर्दर हमें डिजीज़ डायग्नोसिस, डिजीज़ ट्रीटमेंट, इन सब के लिए मददगारी होगा। सिमिलैरिटी इन कैरियोटाइप, जैसा मैंने बताया, दो स्पीशीज़ के कैरियोटाइप यदि सिमिलर हैं तो वो उन दो स्पीशीज़ के बीच की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। उन दो स्पीशीज़ के बीच की फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब कौन किससे इवॉल्व हुआ है, दोनों के बीच में क्या लिंक है, वो बताते हैं। देन कैरियोटाइप कैन बी यूज टू सॉल्व टेक्सोनॉमिक डिस्प्यूट्स। कैरियोटाइप का इस्तेमाल टेक्सोनॉमिक डिस्प्यूट्स के लिए, टेक्सोनॉमी मतलब जो नेमिंग की या स्पीशीज़ के नेम को एक जिसको हम कहते हैं ना कि नेम करने वाली जो साइंस होती है, एक साइंटिफिक नेम प्रदान करने वाली साइंस होती है, उसके डिस्प्यूट भी सॉल्व करती है। सारे टेक्सोनॉमिक डिस्प्यूट कैरियोट, क्योंकि ये बताता है कि कौन सी स्पीशीज़ का पर्टिकुलर क्रोमोसोमल अरेंजमेंट क्या है और कौन सी दो स्पीशीज़ एक दूसरे से लिंक्ड हैं और उन दोनों के बीच का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ये भी हमें इससे क्लियर होता है। देन कैरियोटाइप कैन इंडिकेट प्रिमिटिव एंड एडवांस फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिजम्स के प्रिमिटिव जो बेसिक फीचर है वो भी हमें कैरियोटाइपिंग से पता पड़ेंगे और जो एडवांस फीचर्स हैं वो भी हम कैरियोटाइपिंग से पता कर सकते हैं। देन कैरियोटाइपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में भी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, हाँ ये समझने वाली चीज़ है। सिमेट्रिक कैरियोटाइपिंग क्या होती है? असिमेट्रिक कैरियोटाइपिंग प्रोसेसेस मोर और लेस सिमिलर साइज क्रोमोसोम्स। यदि किसी स्पीशीज़ के क्रोमोसोम्स का साइज लगभग एक जैसा है तो उस प्रकार की कैरियोटाइपिंग को हम कहेंगे सिमेट्रिक कैरियोटाइपिंग, क्योंकि जो कैरियोग्राम या जो आइडियोग्राम हमें मिलेगा उसमें क्रोमोसोम्स का साइज एक जैसा होगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा कोई और ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, सबका साइज कैसा होगा? एक जैसा होगा। तो जिस कैरियोग्राम में हमें एक जैसे साइज के क्रोमोसोम मिलते हैं उस कैरियोग्राम को हम कहते हैं सिमेट्रिक कैरियोटाइपिंग। और एसिमेट्रिक कैरियोटाइपिंग में क्या होता है कि क्रोमोसोम के साइज में बहुत बड़ा अंतर होता है, कोई क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और कोई क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो इस तरह की जो कैरियोटाइपिंग होती है वो एसिमेट्रिक कैरियोटाइपिंग कहलाती है। ठीक है, सिमेट्रिक कैरियोटाइपिंग को प्रिमिटिव यानी पुरानी कैरियोटाइपिंग माना जाता है और एसिमेट्रिक कैरियोटाइपिंग को एक एडवांस प्रकार की कैरियोटाइपिंग माना जाता है। ठीक है, देन ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स इन प्लांट्स आर एसोसिएटेड विथ एसिमेट्रिक कैरियोटाइपिंग। यानी कि एसिमेट्रिक कैरियोटाइपिंग का एग्जांपल है ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ये एक स्पेसिफिक प्रकार के फ्लावर्स होते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स, इनके अंदर एसिमेट्रिक कैरियोटाइपिंग पाई जाती है। सम स्पीशीज़ में हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर कैरियोटाइप्स सच एज माउस हैज़ अ एकोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड मैनी एम्फीबियंस हैव मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देखिए, यदि आप क्रोमोसोम का टॉपिक पढ़ेंगे ना क्लासिफिकेशन, तो आपको 4 प्रकार के क्रोमोसोम मिलेंगे, मेटासेंट्रिक, एकोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो ये क्या होते हैं इसके लिए तो मैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का एक अलग से वीडियो बताऊंगी। मैं डिटेल में अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि स्पीशीज़ का जो कैरियोटाइप हम करते हैं तो उसमें जैसे कि माउस की कैरियोटाइपिंग करते हैं तो वहाँ एकोसेंट्रिक क्रोमोसोम मिलते हैं हमें ज़्यादातर, और जो एम्फीबिया की करते हैं तो वहाँ मेटासेंट्रिक मिलते हैं। मेटासेंट्रिक मतलब कि जो सेंट्रोमियर है वो लगभग सेंटर में है और दोनों आर्म जो क्रोमोसोम के हैं वो इक्वल आर्म्स हैं। और एकोसेंट्रिक जहाँ तक मैं कलेक्ट कर पा रही हूँ का मतलब है कि एक आर्म बहुत छोटा है और दूसरा आर्म बड़ा है, बट इसको स्पेसिफिकली मैं जब भी कभी इसके स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम का वीडियो बनाऊंगी तो अलग से क्लियर करूंगी। पर यहाँ इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो कैरियोटाइपिंग की जाती है उसमें कुछ स्पीशीज़ जो हैं उनके जो क्रोमोसोम्स के स्पेशल कैरेक्टर होता है, जो उनकी स्पेशल नेचर होती है वो भी ईजिली डिपिक्ट होती है। यानी कि जैसे माउस के अंदर एकोसेंट्रिक क्रोमोसोम आराम से देखा जाता है और एम्फीबिया के अंदर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ज़्यादातर देखे जाते हैं। मेटा मतलब कि दोनों आर्म क्रोमोसोम के दोनों आर्म का लेंथ बराबर है, और एकोसेंट्रिक मतलब एक आर्म जो है वो छोटा है और दूसरा आर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बड़ा है।
ठीक है ना। अब सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल कैरियोटाइपिंग, देखिए ज़्यादातर जो क्लिनिकल कैरियोटाइपिंग है वही हमारे लिए यूज़ की है। क्लिनिकल कैरियोटाइपिंग मतलब जो मेडिकल एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट हो, जो कि डिजीज़ को किस तरह से डिजीज़ ट्रीटमेंट, डिजीज़ डायग्नोसिस में मदद करती है कैरियोटाइपिंग, वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैरियोटाइपिंग का। तो वो कैसे कैरियोटाइपिंग फ्रीक्वेंसीज यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, जैसा कि मैं शुरुआत से बताती आ रही हूँ कि जो डिजीज़ डायग्नोसिस है उसके लिए कैरियोटाइपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। देन ये स्ट्रक्चरल फीचर, हर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल फीचर प्रोवाइड करती है ना। और एक क्लिनिकल साइटोलॉजिस्ट को कैरियोटाइप एनालाइज करते आना चाहिए इंडिविजुअल में, और ग्रॉस जेनेटिक चेंज को, पूरे के पूरे जेनेटिक चेंज को डिफाइन करते आना चाहिए। कैरियोटाइप हमें ये भी बताता है कि न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़, मैंने शुरू से आपको बताया कि न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ यानी कि कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर क्रोमोसोम के सेट में जुड़ जाए या कोई क्रोमोसोम से कम हो जाए, मतलब क्रोमोसोम का नंबर बढ़ना या घटना, वही जन्म देता है क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें कि क्रोमोसोम का नंबर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, और टर्नर सिंड्रोम जिसमें कि एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, और डाउन सिंड्रोम जो कि 21 ट्राइसोमी के नाम से जाना जाता है। ये सब न्यूमेरिकल चेंजेस हैं क्रोमोसोम में। तो ये अगर हम कैरियोटाइपिंग नहीं करेंगे तो हम इस न्यूमेरिकल चेंज को पकड़ नहीं पाएंगे, इन डिजीज़ की स्टडी माइन्यूटली नहीं कर पाएंगे। फिर कैरियोटाइपिंग स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी भी बताती है क्रोमोसोम में। मैं शुरू से बता रही हूँ कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी का मतलब है क्रोमोसोम में 4 प्रकार के स्ट्रक्चरल परिवर्तन हो सकते हैं। डिलीशन, क्रोमोसोम के किसी टुकड़े का डिलीट हो जाना। डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम का कोई टुकड़ा अपने आप को डबल कर ले। इन्वर्शन, क्रोमोसोम जो है वो पूरा 180 डिग्री पे घूम जाए। और ट्रांसलोकेशन, यानी कि एक क्रोमोसोम का कोई पार्ट जाकर के यथावत दूसरे क्रोमोसोम पे जुड़ जाए। ये 4 स्ट्रक्चरल चेंजेस क्रोमोसोम में प्रायः पाए जाते हैं, जो कि क्रोमोसोम के पूरे की पूरी संरचना को बदल देते हैं, जो कि म्यूटेशन के कारक हैं, जिन्हें कि हम स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम के नाम से पढ़ते हैं, और जिनके के बहुत घातक प्रभाव होते हैं। तो इनकी नॉलेज हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम कैरियोटाइप स्टडी नहीं करेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ और लेक्चर को हिंदी में नोट करते जाएं। ये नोट इंग्लिश में है पर वो लेक्चर को हिंदी में नोट करते जाएं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करके इसका एडवांटेज लीजिए। देन कैरियोटाइपिक एनालिसिस कैन गिव इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन इन सेक्स डिटर्मिनेशन। कैरियोटाइप का एनालिसिस सेक्स डिटर्मिनेशन में डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन देता है ना। बर्थ डिफेक्ट्स, हम इस अगर कैरियोटाइपिंग कर ले तो बर्थ डिफेक्ट भी, यदि फीटल कैरियोटाइपिंग कर लें एमनियोटिक फ्लूइड से सेल लेके, तो हम बर्थ डिफेक्ट्स को भी पता कर सकते हैं और डिसऑर्डर्स को भी पता कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने इसके बेनिफिट्स देखे कि हम कैरियोटाइपिंग क्यों करते हैं। आप थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि कैरियोटाइपिंग करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। आजकल एक फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम फिश टेक्निक बोलते हैं, वो मोस्ट कॉमनली मॉडर्न रिसर्च लैब्स में यूज़ करी जा रही है कैरियोटाइप के प्रिपरेशन के लिए। देन ये एक्चुअल डिटेल प्रोवाइड करती है क्रोमोसोम का माइन्यूट सेल में, और इससे हम क्रोमोसोम का जो कैरियोटाइप है वो प्रिपेयर करते हैं। देखिए ये एक परफेक्ट कैरियोटाइप का फोटोग्राफ है, इसको देख के आप समझ सकते हैं। इन टेक्निक से हमने कैरियोटाइप फिश से प्रिपेयर किया और फिर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप से उसे ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। तो ये कैरियोटाइपिंग का ओवरऑल अर्थ है कि क्रोमोसोम को साइज वाइज अरेंज करके एंड उसकी स्टडी करना, जिससे कि हम अच्छे से क्रोमोसोम की पूरे लोकेशन और किस तरह से हमारी बॉडी में प्रेजेंट क्रोमोसोम अरेंज्ड है ये पूरा स्टडी कर पाएँ, जिससे कि हमें उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट समझ में आए और उससे होने वाले डिजीज़ और डिजीज़ के ट्रीटमेंट को हम अच्छे से समझ पाएँ। देन आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर जो है, ये जो अभी मैं जितने भी लेक्चर्स बना रही हूँ, ये बीएससी और एमएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम भी है, उनके बेनिफिट के लिए बना रही हूँ। नीट के लिए एक अलग सी सीरीज़, हम ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैं एक अलग सीरीज़ बनाऊँगी, जिसमें कि आपको स्टेप स्टेप पे ये भी बताएंगे कि क्या क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए। अभी की जो मेरी सीरीज़ है वो बेसिकली बीएससी एमएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टेड है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए
जिन्हें हिंदी में नोट नहीं मिलता। तो मेरी कोशिश ये है कि वो इन लेक्चर को पढ़ के बार बार सुन के जो मैं बोल रही हूँ उससे ही अपनी कॉपी में नोट करें, तो उनका हिंदी का नोट भी प्रिपेयर हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछिए या डायरेक्टली पूछिए। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो फिर लेक्चर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जल्दी हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।